अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें रमीज साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो बहावलपुर शहर से है। इनका जो ननियाल था वो बहावलपुर शहर से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के फासले पे एक गांव मौजूद था, वहां पे था। शुरू में जब इनकी मदर की शादी हुई थी तो सारे मामलात बिल्कुल ठीक थे, इन लोगों का आपस में मिलना मिलाना था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे जो इनके ननियाल वाले थे, ख़ास तौर पे जो इनके मामू थे, उनके रमीज साहब के फादर के साथ बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा, रमीज साहब की विलादत हुई और कुछ मजीद साल गुजरे तो इन दोनों फैमिलीज का मिलना जुलना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था। ये बताते हैं कि ऐसी दौरानिये में इनके नाना नानी का इंतकाल हो गया। तो जब नाना नानी का इंतकाल हुआ तो उस दौरानिये में भी जो मेरी मदर थी वो अपने घर नहीं गईं। अगर वो जाना भी चाहती तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया करते थे, जबकि जो दूसरी तरफ मामू थे वो भी बहुत ज़्यादा अकड़ वाले थे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हुए और मैंने अपने फादर को या अपने मामू से इनडायरेक्ट तौर पे बात करना शुरू की और दोनों को समझाने की कोशिश की तो बिला आखिर कुछ टाइम के बाद ये जो इख्तलाफात थे ये ख़त्म हो गए और फिर दोबारा से जो हमारे मामू थे उनसे हमारा मिलना मिलाना शुरू हो गया। इस दौरानिये में जो हमारी मुमानी थी उनकी भी डेथ हो चुकी थी और मामू उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी सी हवेली में या एक कोठी में अकेले रहा करते थे। अब जैसे जैसे मामू की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी और वो अक्सर मेरे फादर से या मेरी मदर से कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग रमीज़ को मेरे पास भेज दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी दौलत है, ये जो भी घर वगैरह है, मैं इस बच्चे के नाम कर दूँ। खैर, काफ़ी सोच विचार के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा कि अब जो भी मामू की बाकी ज़िंदगी रह गई है तो हम चाहते हैं कि तुम मामू के साथ गुजारो, उनका सहारा बनो, उनके बच्चे बन के उनका साथ दो। ये बताते हैं कि जब मैं मामू के गांव में मामू की कोठी में गया तो ये एक बहुत बड़ी कोठी थी, आप समझ लें एक बहुत बड़ी सी हवेली थी और इस इतनी बड़ी हवेली में जो मेरे मामू थे वो अकेले रहा करते थे। जब मैं शुरू में इस हवेली में गया था तो जब मैं इस हवेली के अंदर एंटर हुआ था उस वक्त से ही मुझे महसूस होता था कि ये जो जगह है, ख़ास तौर पे जो हवेली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। बहरहाल मैं वहाँ पे मामू की खिदमत के लिए या मामू का सहारा बनने के लिए गया था तो वहाँ जाके मैंने मामू का भरपूर तरीके से ख्याल रखना शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मुख्तलिफ वाक़यात मेरे साथ होना शुरू हो गए। जैसे कि एक रात की बात है और दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा था, शदीद सर्दी हो रही थी। मेरी आदत थी कि अक्सर रात में 9 या 10 बजे के बाद मैं हॉरर मूवीज़ देखा करता था। तो वैसे ही मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने हॉरर मूवीज़ प्ले की हुई थी। तो ये जो टीवी लाउंज था इसके बिल्कुल बराबर में या इसके सामने जो कमरा मौजूद था
वो यहाँ से बैठे बैठे मुकम्मल तौर पे नजर आया करता था। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं मूवी देख रहा था और मूवी देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि जो बराबर वाला कमरा है वहां पे एकदम से कोई मूवमेंट हुई है। हालांकि जो मेरा फोकस था वो टीवी की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद कलर का साया है जो बार बार उस कमरे में कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी एकदम से बड़ा हो जाता है और कभी एकदम से छोटा हो जाता है। कुछ देर तक मैं जानते बूझते हुए उस चीज को इग्नोर करता रहा, क्योंकि सीधी सच्ची बात यह है कि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। खैर जब मैंने उस साए को नजरअंदाज करना शुरू किया तो कुछ देर तक तो खामोशी रही, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जो मुझे आज तक समझ नहीं आ सका। मैंने देखा कि वो जो साया था पहले वो एकदम से गायब हुआ, और जब वो गायब हुआ तो मैं मुसलसल उस कमरे की तरफ ही देख रहा था। देखते ही देखते मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर से एक औरत निकली जिसने सफेद कलर का लिबास पहन रखा था, और उसके चेहरे को देख के लग रहा था जैसे वो 50 या 55 साल की कोई औरत है। खैर जैसे ही मैंने उस औरत को कमरे से निकलते हुए देखा तो मेरी आंखों के सामने वो जो औरत थी कमरे से निकल के वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। अब जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गई मैं फौरन से उठा, मैं भागा और मैंने अपने मामू को जल्दी से जगाया। मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी एक औरत को उस कमरे से निकलते हुए और वॉशरूम जाते हुए देखा है। ये सुनने के बाद जो मेरे मामू थे वो भी खड़े हुए और आके उन्होंने इस कमरे की तरफ या वॉशरूम की तरफ देखना शुरू कर दिया। वॉशरूम का जो गेट था वो बाकायदा अंदर से लॉक था और पानी गिरने की या पानी इस्तेमाल करने की आवाज आ रही थी, यानी कि यकीनन कोई ना कोई अंदर मौजूद था, और जो भी अंदर मौजूद था वो पानी का इस्तेमाल कर रहा था। खैर मेरे मामू ने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि अंदर कौन है। अब जैसे ही मेरे मामू ने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया तो अंदर से जो पानी गिरने की आवाज आ रही थी या जो पानी इस्तेमाल करने की आवाज आ रही थी वो एकदम से रुक गई। खैर 2-3 मिनट तक वेट करने के बाद मेरे मामू ने जोर से झटका दिया, और जब जोर से झटका दिया तो दरवाजे की जो कुंडी थी वो एकदम से निकल गई। अब जैसे ही हमने वॉशरूम के अंदर की तरफ देखा तो हमने देखा कि वहां पे जगह जगह पानी बिखरा हुआ है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले कोई यहां से नहा के गया हो, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये जो वाकया था क्योंकि मेरी आंखों के सामने पेश आया था तो इस वाकये को झुटलाने का या नजरअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर जैसे तैसे ये रात गुजरी और अगले दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरे मामू को किसी काम से दूसरे गांव या दूसरे शहर जाना पड़ा। अब जब वो दूसरे गांव या दूसरे शहर गए तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि रात को मुझे वापस आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना और अगर नींद आए तो सो जाना। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक काम बताया था, और वो काम इस तरह से था कि मुझे खेतों में जाना था और मगरिब की नमाज से पहले पहले वहां पे जाके पानी देना था। खैर ये जो खेत थे ये बहुत बड़े बहुत लंबे खेत थे, और मैं तकरीबन 3-3:30 बजे अपने घर से खेतों में जाने के लिए निकल गया। जब मैं खेतों में पहुंचा तो वहां जाके जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मगरिब से पहले पहले काम को ख़त्म कर लूं। लेकिन बदकिस्मती कि जब मैंने काम ख़त्म किया तो मगरिब की अजान हुए हुए 10 से 15 मिनट ऊपर हो चुके थे। अब मैं क्योंकि बाइक पे मौजूद था तो मैंने बाइक स्टार्ट की और स्टार्ट करके मामू के घर की तरफ बढ़ने लगा। अब ये जो रास्ता था, इस रास्ते पे मेरे दोनों तरफ लंबे लंबे खेत या झाड़ियाँ मौजूद थीं,
और ये इस कदर लंबी थी कि आप समझ लें कि 7 या 8 फीट के दरमियान इनकी हाइट थी। सिर्फ मुझे सामने का हिस्सा या पीछे का हिस्सा नज़र आ रहा था और मैं अकेला अंधेरे में बाइक स्टार्ट करके सीधा घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब ये जो रास्ता है ये इस तरह से है कि आप तकरीबन 15 से 20 मिनट तक खेतों के दरमियान चलते हैं और उसके बाद एक नहर आती है और जैसे ही नहर क्रॉस करते हैं तो मेरे मामू का जो घर है वो शुरू हो जाता है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं खेतों को क्रॉस करने वाला था और नहर शुरू होने वाली थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहर के किनारे पे कोई औरत या कोई लड़की खड़ी हुई है जो बज़ाहिर लिफ्ट मांगने का या गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। अब पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी कच्ची उम्र थी और मेरे जो फैसले थे वो इतने पुख्ता नहीं थे, लिहाजा पता नहीं क्या मेरे जहन में आया और मैंने उस लड़की के आगे बाइक जाके रोक दी। अब जैसे ही मैंने बाइक उस लड़की के आगे रोकी तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था और वो जो लड़की थी उस लड़की ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। इसके साथ साथ उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियां मौजूद थीं और उसने कुछ पुरानी टिपिकल ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्रोग्राम से आ रही है या फिर किसी प्रोग्राम में जा रही है। खैर जैसे ही मैंने उसकी तरफ बाइक रोकी तो उसने मुझे कहा कि मुझे आगे ही गांव की तरफ जाना है, अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल जब मैंने इसके चेहरे पे मुकम्मल तौर पे गौर किया तो वाकई में ये बहुत ही हसीन व जमील लड़की थी और इतनी हसीन व जमील लड़की जब आपसे लिफ्ट मांगे या आपसे आगे छोड़ने का बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकें। खैर मैंने उसको कहा कि चलें बैठें। अब जैसे ही वो मेरी बाइक पे आके बैठी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक पे बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो। खैर मैंने इस बात पे कोई गौर नहीं किया और मैं बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारने लगा। ये बताते हैं कि पहले मैंने एक किक मारी, फिर दूसरी मारी, फिर तीसरी मारी और इसी तरह मैंने तकरीबन 10 या 12 किक्स मार दी। लेकिन इतनी किक्स मारने के बावजूद भी ना वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसे स्टार्ट होना था। हालांकि ये जो बाइक थी ये बड़ी साफ सुथरी बाइक थी और मेंटेन बाइक थी। इसका स्टार्ट ना होना मेरी समझ से बाहर था। मैंने अपने तौर पे बाइक का जो प्लग था उसकी तरफ या फिर पेट्रोल के पाइप की तरफ देखना शुरू किया। मैं यही चेक कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल का पाइप निकला हुआ हो या नीचे से पेट्रोल बंद हुआ हो। ये बताते हैं कि जैसे ही इस दौरानिये में मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, यानी इस औरत के पाँव की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो रिवर्स्ड हैं, यानी कि उल्टे पाँव हैं। उसकी उंगलियां पीछे की तरफ हैं और उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है। अब जैसे ही मैंने उसके उल्टे पाँव देखे तो मैंने अपने बड़ों से, ख़ास तौर पे अपने फादर से सुन रखा था कि अगर किसी औरत के पाँव उल्टे हों तो वो यकीनन चुड़ैल या पिछल पैरी हुआ करती है। अब मेरी ये पोजीशन थी कि काटो तो लहू नहीं। खैर मैंने जैसे ही उसके पाँव की तरफ देखा और मुझे यकीन हो चला कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, तो मैं फ़ौरन से बाइक को धक्का देके एकदम से रोड की तरफ भागने लगा। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं रोड की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। शुरू में सिर्फ मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद बाकायदा उस लड़की ने मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ देना शुरू कर दी। हालांकि इस मुलाकात के अंदर ना ही मैंने उसको मेरा नाम बताया था और ना ही अपने बारे में कोई डिटेल्स दी थी। वो चुड़ैल मुसलसल मेरा नाम लेके ना सिर्फ मुझे पुकार रही थी बल्कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। खैर मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ
अपने गांव या अपने मामू के घर की तरफ पहुंच गया। जब मैं अपने मामू के घर की तरफ पहुंचा तो इत्तेफाक से जो मेरे मामू थे वो मुझसे पहले ही घर पे पहुंच चुके थे। खैर, मैंने जो भी वाकया पेश आया था सारा का सारा वाकया इनको बताया और इसी दौरानिए में मुझे 102 से 103 बुखार हो चुका था। मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मैं बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार रहा और तकरीबन 2 हफ्ते तक मुझे बुखार चढ़ा रहा। इस दौरानिए में मेरे मामू ने मस्जिद के इमाम से, इसके अलावा 2-3 आमिलों से और साथ साथ डॉक्टर से भी मेरा इलाज करवाया। तब कहीं जाके 2 हफ्ते बाद मेरा जो खौफ था वो कम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरा बुखार था वो ख़त्म हुआ। खैर, जब मेरी तबीयत नॉर्मल हुई तो मेरे मामू ने मुझे बताया कि जब तुम खेतों में जा रहे थे या जिस दिन मैंने तुम्हें खेतों में भेजा था तो मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी कीमत पे मगरिब से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि जो खेत हैं ख़ास तौर पे इसके साथ जो एक नदी मौजूद है उस नदी के बारे में कहा जाता है कि उस नदी के पास एक चुड़ैल खड़ी हुआ करती है और अक्सर वो लोगों से लिफ्ट मांगती है या फिर उनको परेशान करने की कोशिश करती है। खैर, उसके बाद से मैं जब तक मामू के घर में रहा मेरी पूरी कोशिश हुआ करती थी कि किसी भी कीमत पे मगरिब के बाद इस घर से बाहर ना निकलूं। मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं मामू के पास भी रहूं, इनका सहारा भी बनूं और इस गांव में ख़ास तौर पे इन खेतों में जो एक चुड़ैल रहा करती है उससे भी किसी तरह बच सकूं। शुरू में मुझे इस बात में कामयाबी मिली भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरे साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे थे। जैसे कि बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। मेरे मामू की आदत थी कि वो इशा की नमाज पढ़ते ही फौरन से सो जाया करते थे। तो वैसे ही जब वो चारपाई पे लेटे तो एकदम से उनकी आंख लग गई। अब जब उनकी आंख लग गई तो मैं अकेला हवेली में जाग रहा था और अगेन जो मेरा रूटीन था मैंने मूवीज़ वगैरह लगाई और देखना शुरू कर दी। अभी मुझे मूवीज़ देखते हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकार रहा है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कि इस आवाज़ को मैं पहले भी सुन चुका हूँ। खैर, जब मैंने इस आवाज़ पे गौर किया तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि हमारे गांव के एक अब्दुल करीम चाचा हैं, शायद ये उनकी आवाज़ है। हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो और मुझे आवाज़ दे रहे हों। ये सोच के जब मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाने लगा तो जैसे ही मैं सहन से आगे निकला और जो गैलरी का हिस्सा था वो स्टार्ट होने वाला था तो अब मुझे लगा कि ये जो आवाज़ है वो गैलरी की बैक साइड से या पीछे की तरफ से आ रही है। अगर वाकई में ये अब्दुल करीम चाचा की आवाज़ थी तो इनकी आवाज़ को गेट के बाहर की तरफ से आना चाहिए था। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई औरत है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गई है और उस औरत के जो हंसने की आवाज़ है वो गैलरी की बैक साइड से या गैलरी की तरफ से आ रही थी। खैर, जैसे ही मुझे उसके हंसने की आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। यकीनन ये वही चुड़ैल या वही मखलूक है जो मुझे उस दिन खेतों में मिली थी और वो मुझे मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए या अब्दुल करीम चाचा की आवाज़ के ज़रिए बाहर बुलाने की कोशिश कर रही है। वाकई में ऐसा ही था। जब मैंने गैलरी की बैक साइड की तरफ नज़र डाली तो वहाँ पे वही चुड़ैल वही पिछल पैरी खड़ी हुई थी और मुझे देख के अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये बताते कि मैं फौरन से आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ सीधा अपने घर की तरफ भागा और मैंने घर पहुंच के सबसे पहले अपने मामू को उठाया और उनको कहा कि वो फिर से आ गई है। खैर, मेरे मामू उठे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी की तिलावत की और जब कुछ देर के बाद माहौल नॉर्मल हो गया
तो मेरे मामू ने मुझे कहा कि बेटा, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारा यहाँ पे रुकना या रहना ठीक नहीं है। मेरा मशवरा है कि तुम वापस अपने घर में अपने पेरेंट्स के पास चले आओ। अगर मुझे जरूरत हुई तो किसी मुलाजिम को यहाँ पे रख लूंगा। सच्ची बात यह है कि मैं भी वहां पे रहते हुए खौफ का शिकार हो चुका था और मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं मजीद वहां पे रुका तो हो सकता है वो जो चुड़ैल है या वो जो पिछल पैरी है वो मुझे नुकसान पहुंचाए। खैर, अगले ही दिन मैं वापस अपने घर वालों के पास आ गया और घर आके जो मेरी वालदा थी उनको मैंने सारा का सारा वाकया बयान कर दिया। कभी कभी कुछ इस तरह के वाकयात आपकी जिंदगी में पेश आते हैं जिनके बारे में अगर आप सोचें तो यकीन करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उस पिछल पैरी या उस चुड़ैल से मैं महफूज रहा। गाइस, उम्मीद करता हूं जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, कामयाबी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।